नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित के सरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोग अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के एनवायरमेंट टॉपिक पर इस समय मैंने आपके लिए कई एक वीडियोस अपलोड किया है। उसी सीक्वेंस के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत मैं आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर वाटरशेड मैनेजमेंट पर चर्चा करूंगा। तो आज जो हमारी चर्चा है वो IDPWM यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर वाटरशेड मैनेजमेंट पर है। क्या है ये प्रोग्राम, पहले इसके हिस्से में संक्षिप्त इंफॉर्मेशन। सन 1976 में सेना से सेवानिवृत्त हुए अन्ना हजारे यानी अन्ना हजारे, आपने नाम सुना होगा, महान समाज सेवक और एक अच्छे क्रांतिकारी जो आधुनिक युग में कहा जाए तो उन्होंने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप उठाए और अपनी आवाज़ों को जनता लोकतांत्रिक माध्यमों के थ्रू सरकार तक पहुंचाया, जिससे RTI जैसे महत्वपूर्ण फैसले हो सके। उन्होंने ही इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया, जिसे उन्होंने अपने गांव रालेगांव सिद्धि, अहमदनगर, महाराष्ट्र से प्रारंभ किया। ये कई बार ये पॉइंट एग्जामिनेशन में पूछा गया कि इन्होंने कभी प्रोग्राम शुरू किया, किस गांव से रिलेटेड है, रालेगांव सिद्धि, ये नोटिस कर लीजिएगा, रालेगांव सिद्धि। इसके अंतर्गत उन्होंने क्या क्या योजनाएं रखी तो उसकी चर्चा करूंगा। क्या है ये वाटरशेड मैनेजमेंट और इसके अंतर्गत क्या क्या योजनाएं हैं। इन्होंने कहा कि हम कंजर्वेटिव तरीके से, बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम गांव में रहते ही एनर्जी को उपलब्ध कर सकते हैं, एनर्जी को बचा सकते हैं। कई ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम स्थानीय स्तर पर डेवलपमेंट ला सकते हैं। उनमें क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले इन्होंने कहा मृदा यानी सॉइल अपर्दन यानी मृदा सॉइल कंजर्वेशन यानी मृदा अपर्दन। तो सॉइल कंजर्वेशन पहला इन्होंने स्टेप उठाया, सॉइल कंजर्वेशन। मृदा जो अपर्दित हो रही है यानी कि जो ऊपर की मृदा यानी कि जो ऊपर की मिट्टी है वो अपर्दित हो रही है, तो उसको, उसके अपर्दन को, उसके झरने को रोकने के लिए क्या सुझाव या क्या स्टेप उठाए जा सकते हैं। इसके तहत मृदा अपर्दन की समस्या को दूर करने के लिए बहुत से विकल्प सुझाए गए। अब बाढ़ के आने से या लगातार अनाज उस एक स्थान पे उगने से ऊपर की जो मृदा नाइट्रोजनस पदार्थ है वो धीरे धीरे घट जाती है, या बाढ़ के आने से ऊपर की मृदा है वो अपर्दित हो जाती है, जिसमें नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजनस पदार्थों की कमी होने से एक बेहतर रूप से अनाज की उत्पत्ति नहीं हो पाती। तो इस दृष्टिकोण से मृदा अपर्दन की समस्या को दूर करने के लिए इन्होंने पहला चरण, पहला स्टेप उठाया। दूसरा, वनों की कटाई की एक बड़ी समस्या देखने को आज हमारे सामने आ रही है। तो इन्होंने कहा वनीकरण को प्रभावी किया जाए, यानी वन को लगाना, वनीकरण यानी फिर से फॉरेस्ट लगाना, एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन जिसे कहते हैं, एफॉरेस्टेशन। तो सॉइल की कंजर्वेशन और एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन यानी वन को बनाना, वन की संख्या या वन के वृक्षों को या वनीकरण करना, वन को बनाना। अब लगातार विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत वन की लकड़ियां, वन के संसाधनों का हम शोधन करते चले जा रहे हैं। लगातार इस शोधन से वन के संसाधन कम हो रहे हैं, वन कम हो रहे हैं। मानव की गतिविधियां वनों में होने लगी, वन घटने लगे, तो वन में रहने वाले जो चर हैं यानी वन में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनकी भी कमी होने लगी, उनका भी शिकार होने लगा। इस दृष्टिकोण से कई प्रकार का नुकसान प्रकृति को देखने को मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर अगला स्टेप उन्होंने कहा कि एफॉरेस्टेशन को प्रभावी बनाया जाए, यानी कि वनीकरण को प्रभावी बनाया जाए, जितना हो सके वृक्ष लगाएं और वनों की कटाई को रोका जाए, ये वनीकरण के लिए। एक तीसरी योजना जो स्थानीय स्तर की थी वो थी धुएं विहीन चूल्हे, स्मोकलेस स्टोव्स, स्मोकलेस स्टोव।
यह महत्वपूर्ण स्टेप है स्मोकलेस स्टोव की, क्योंकि ये देखा गया कि टीबी, ट्यूबरकुलोसिस या दमा, अस्थमा ऐसी सारी बीमारियां अधिकतर ग्रामीण परिक्षेत्र में खाना बनाने के दौरान महिलाओं को होता है। इसका कारण था कि चूल्हे में खाने बनाने की वजह से फेफड़ों में दम लगता था, फूंकने में, और फेफड़ों की बीमारियां, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम अधिकतर रूप से ग्रामीण महिलाओं को होता था। इससे निजात पाने के लिए ऐसे चूल्हों के विकास करने की जरूरत थी जिसमें धुआं कम से कम हो। तो इसके लिए वहां पर बायोगैस को प्रभावी बनाया जाना, बायोगैस के माध्यम से वहां पर स्टोव्स में ईंधन की व्यवस्था करना। अब बायोगैस ऐसी प्रणाली जिसमें काऊ डंक की जो डंक है उसको एक स्थान पे इकट्ठा कर लिया जाता है, जिससे सड़न से मीथेन गैस की उत्पत्ति होती है, और उसे हम विभिन्न तकनीकी माध्यम से चूल्हे तक ला सकते हैं, और उसके बाद हम स्टोव्स को चलाएं। तो जाहिर सी बात है, जैसे गैसेस हम घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टोव्स को शहरों में प्रयोग कर रहे हैं, तो वो चीजें ग्रामीण परिक्षेत्र में सुलभ हो सकती थी। तो स्टोवलेस यानी स्मोकलेस स्टोव की व्यवस्था करा जाना इस योजना के तहत सम्मिलित किया गया। अब चौथी चीज थी यूज ऑफ सोलर कुकर, यानी सौर कुकिंग यंत्रों का विकास करना। यूज ऑफ सोलर कुकर, देखिए ये बहुत मस्त यूज ऑफ सोलर कुकर, क्योंकि सौर कुकिंग यंत्र के विकास के माध्यम से सौर कुकर यंत्र के विकास के माध्यम से खाना आसानी से सूर्य की ऊर्जा से पक जाएगा, जिससे अधिक से अधिक ईंधन की बचत होगी। क्योंकि पहले ग्रामीण महिलाओं के लिए सिर्फ लकड़ी को जलाना, स्थानीय स्तर से जो लकड़ियां मिली उनको उपयोग करके उसको जलाकर खाना बनाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अब इसके अलावा दो और बेहतर विकल्प सामने आ गए। पहला स्मोकलेस स्टोव, चूल्हे भी ऐसे धुएं विहीन चूल्हे जो कि बायोगैस के माध्यम से जल सकते थे। तो बायोगैस अगर नहीं सुलभ है या कम है तो उसका एक और विकल्प तैयार होता है, वह है सूर्य की ऊष्मा से खाना को बनाया जाने का तरीका। अब आपको पता है कि भारत एक ऐसा देश है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरता है, जहां पर साल भर अच्छी खासी धूप की मात्रा उपलब्ध होती है। अब सोलर कुकर की बेनिफिट्स क्या है कि खाने को सूर्य की ऊष्मा के द्वारा पका लिया जाए। अब दाल को अगर सूर्य की ऊष्मा से पका लिया जाए, चावल को सूर्य की ऊष्मा से पका लिया जाए, आलू को सूर्य की ऊष्मा से पका लिया जाए, तो सब्जी खाना सब सूर्य की ऊष्मा से ही पक जाएगा। तो ईंधन की आवश्यकता है, यानी ईंधन हमें पुट ही नहीं करना पड़ेगा। तो बिना बिजली के, बिना गोबर गैस के, बिना लकड़ी के एक ऐसा चमत्कारिक माध्यम जिससे खाना पक जाएगा, और सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो ये कि धुएं नहीं निकलेंगी और बीमारियां नहीं होंगी, अस्थमा, दमा, इन सब चीजों से बचा जा सकता है। तो ये सारे कुछ काल्पनिक लेकिन चमत्कारिक स्वरूप, चमत्कारिक तत्वों का विकास अकेले इस व्यक्ति ने अपने बीड़े पे उठाकर अपने गांव के लोगों को इकट्ठा करके करना शुरू किया। तो जो एक कहावत नहीं है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, लेकिन उसके जस्ट उल्टा उन्होंने यहाँ पे सिद्ध करके दिखाया कि अकेला चना प्रयास तो कर सकता है। ये बात तो सत्य है कि भार नहीं फोड़ सकता, परंतु प्रयास तो कर सकता है, और उसे देखकर और लोग भी आए तो एकला चले। और यहाँ पे इन्होंने अन्ना हजारे जी ने अपने गांव से ही इसकी शुरुआत की। सेना में एज ए ड्राइवर जब रिटायर होते हैं तो वापस अपने घर जाते हैं, अपने गांव में अपने गांव के लोगों के लिए इन्होंने चिंतन करना शुरू किया। उस समय जब ये उम्रदार व्यक्ति थे, यानी आप सोच सकते हैं कि जब लोगों का विश्राम का समय आता है तब उन्होंने काम का कार्य शुरू किया। अन्ना हजारे जी का योगदान सराहनीय है, और उन्होंने बहुत बड़े स्तर पे इस कार्य को करा, इस मिशन को उठाया। इस मिशन में काफी सफलता मिली। जहां कभी लोग गरीबी की कुचक में जीवन जिया करते थे, वहां भूखमरी में लोग अपना जीवन किसी तरीके से काटते थे, भूखमरी के कगार पर थे, वे आज सभी संघर्षों से उबर कर उस गांव में एक देखें तो नवीन परिवर्तन आया, एक विकसित गांव के रूप में एक मिसाल पेश हो गया। और इसीलिए सरकार द्वारा इस गांव को ऊर्जा ग्राम की से रूप में संज्ञा से निरूपित किया गया। यानी आप समझ सकते हैं इसे एनर्जी विलेज के नाम दिया गया, और इसलिए विशेष ख्याति यहाँ पर अन्ना हजारे जी को इस संदर्भ में प्राप्त होता है। तो अन्ना हजारे जी का एक बहुत ही महती योगदान है, अन्ना हजारे जी का एक बहुत ही विशेष योगदान।
और इससे हमें एक मैसेज मिलता है कि अगर हम चाहें तो हम कभी भी, यानी इवन जीवन के उस दौर में जब व्यक्ति जनरली विश्राम करते हैं उस समय भी अपना नाम बना सकते हैं, अपने समाज के कल्याण के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रयास करने में कोई कमी नहीं करनी चाहिए, प्रयास जरूर करना चाहिए और प्रयास करने वालों की ही जीत होती है। और अन्ना हजारे जी इस मिशन के द्वारा वास्तविक रूप से एक सफल व्यक्ति के रूप में हमें दिखाई देते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए। मैं जल्द ही बहुत से और नए पॉइंट्स के साथ एनवायरनमेंट के इश्यूज पर डिस्कस करते हुए फिर उपलब्ध होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।